आगे बढ़ाया है। मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। इसी क्रम में मैं यहां पर उपस्थित हमारे बीच धरना स्थल पर श्रीमान धनवंतरी प्रसाद रतूड़ी जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस धरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यहां पर स्थायी राजधानी गैरसैंण जब तक ये जन आंदोलन सबके मुंह में, सब कार्यकर्ताओं के अंदर निहित नहीं होगा, तब तक जो है कार्य सफल होने के लिए समय लगेगा। जब जनता एक साथ एकत्र होकर के अपने तन मन धन से, खेत की बात है कि हमें 25 साल गुजर गए हैं और अभी तक हमारा राजधानी का पक्का नहीं हुआ। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पे आए और अपना दर्द लेके यहाँ पे आए कि आज प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं और हमारे पास अभी तक अपनी स्थायी राजधानी नहीं है। मुझे लगता है पूरे देश में और विश्व में यह पहला उदाहरण होगा कि प्रदेश तो बन गया है लेकिन उसकी स्थायी राजधानी अभी तक डिक्लेयर नहीं थी। किसी ने देहरादून को कभी नहीं माना, किसी ने भी नहीं। हम लोगों ने, एक बच्चे ने भी, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें देहरादून स्थायी राजधानी थी। इस प्रदेश का उदय ही धोखेबाजी से हुआ है। धोखा दिया गया है, धोखा दिया गया कि आपकी ये टेम्पोररी राजधानी बन रही है और हमारे गैरसैंण में जब तक नहीं बनेगी तब तक ये रहेगी। जैसे गैरसैंण में बन जाएगी ये यहाँ से चली जाएगी गैरसैंण, और लोगों को धोखा दिया गया। प्रदेश की भोली भाली जनता ये सोचती रहेगी कि आज नहीं कल ये पहाड़ में चली जाएगी, और आज कोई वहां से निकलने को राजी नहीं है 2 दिन के लिए। वर्तमान स्थिति, वर्तमान बदहाल स्थिति से भी आप लोग दो चार हो रहे हैं। तो आप अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य यहाँ पर उपस्थित सभी समर्थकों और आंदोलनकारियों को देंगी। धन्यवाद। आइए। पहले तो मैं विनोद रतूड़ी से और साहब से ऐसा ही करूँगी कि जिन लोगों ने मैं यहाँ मंच में बुलाना का सौभाग्य दिया, और हमारे उत्तराखंड में बूढ़े लोग हैं, ये माई जी लोग, उनको कोई सुविधा नहीं है, पहाड़ों में अकेले बैठ रहे हैं, सब लोग चल गए बाहर। जो हमारे बच्चे हैं और भाई हैं वो तो वहाँ तैनात हैं, वहाँ बॉर्डर पर उनके, वो तो वहाँ पर सबको की रक्षा कर रहे हैं, पर जो लोग यहाँ पहाड़ों में मर रहे हैं उनका रक्षा कौन करेगा? बूढ़े लोग यहाँ घर में हैं, बच्चे 2-3 साल के होने, लोग कह रहे हैं कि देहरादून पढ़ाने जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? जिनके पास तो पैसे हैं उन्होंने तो बिल्डिंग बना दिए देहरादून, तो बच्चा लोगों की अब तो घर में तो कुछ भी नहीं है, बूढ़े और उन लोग। सर्वप्रथम कर्णप्रयाग की इस पवित्र भूमि में जो अलकनंदा और पिंडर की अलकनंदा और पिंडर के संगम पर बसी ये धरती है, जिसका अपना एक पौराणिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से ऐतिहासिक संबंध भी रहा है, और पूरे चमोली और पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से नवगठित रुद्रप्रयाग जनपद के गठन से पहले एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जिसका महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। उस पावन धरती पर मुझे आपके मध्य बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सर्वप्रथम जो इस गैरसैंण आंदोलन के संयोजक हैं, जो इसी जनपद के हैं और पास के गांव के हैं, श्री विनोद रतूड़ी जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से सेवानिवृत्त हुए और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत एक व्रत जैसे ले लिया और सारे कार्यों को छोड़ते हुए पूर्णतः समर्पित हो गए इस आंदोलन के लिए। उनकी पीड़ा और आपकी पीड़ा
पूरे जनमानस की पीड़ा वो प्रदर्शित कर रहे हैं लगातार कई महीनों से। और मेरे बीच में पूर्व ब्लॉक नगर पालिका अध्यक्ष श्री गहलोत जी भी हैं, जो मेरे जैसे उन्होंने कहा वो मेरे निरंतर संपर्क में रहते थे विधानसभा सचिव के समय, और पूरे कर्णप्रयाग के विकास के लिए एक उनकी प्रतिबद्धता थी। और मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने प्रयास किया कि उनके जो जनमानस के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं उनकी परिणति विकास में हो सके। यह स्थान मेरे लिए भी, मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूँ, मातृशक्ति का, भाइयों का, बहनों का। और हमारे बीच में शंकर की भक्त मैडम हमारी एक पूज्या भी हैं, जिन्होंने यहाँ आने का संकल्प लिया। साथ में रतुड़ी जी के कई परिवार के व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वो लोग भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जन संचेतना पैदा करने के लिए एक सबको अवसर दिया। मेरा कर्णप्रयाग से ऐसे भी संबंध है कि मेरे पिताजी पहले बीडीओ रहे गैरसैंण में, श्री सच्चिदानंद जी। साथ में उनकी शिक्षा कर्णप्रयाग में हाई स्कूल में यही हुई। और मैं कर्णप्रयाग के ही निकटवर्ती गांव नगरासू का रहने वाला हूँ। सेवा में आने से पहले एक जो प्राकृतिक और नैसर्गिक आत्मिक चिंतन के आधार पर जो भावना होती है मेरी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई। और राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो आपके जितने भी विधायक हुए हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक मान्यवर श्री अनिल नौटियाल जी हों, इसके अलावा शुरू से ही श्री निशंक जी, आपके मैकुरी जी और सुरेंद्र सिंह नेगी जी, इन सभी से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, काफ़ी अच्छे संबंध है। क्योंकि मैं विधानसभा में सचिव रहा, 2000 से राज्य बनने से मैं देखता रहा हूँ कि इस राज्य के गठन के उपरांत विकास की जो संकल्पना है उसको परिणति में करने के लिए जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो भी आपके नेतागण रहे हैं, उनके मैं काफ़ी सानिध्य में रहा हूँ, संपर्क में रहा हूँ। वस्तुतः प्रश्न ये है कि गैरसैंण राजधानी क्यों? यह आज का विषय नहीं, यह लगातार कई दिनों से उठता हुआ विषय है। पूर्ववर्ती राज्य से जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसमें बिना राजनीतिक विचारधारा के सभी ने अपना सहयोग दिया। स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी हों, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल का एक एक जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिन्होंने इस संकल्प को परिणित करने में अपना पूर्ण योगदान दिया। आज वो बच्चे जिन्हें इसकी कल्पना भी नहीं होगी कि वो नारे लगा रहे हैं उत्तराखंड के लिए, आज वो यौवन पर हैं। इसके अलावा चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सब ने अपना सहयोग दिया। मातृशक्ति ने इतना सहयोग दिया कि अखबार के पृष्ठ अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, दो ही महत्वपूर्ण पत्र होते थे, पूरे मातृशक्ति के नामों से भरे होते थे। आखिर वो क्या कल्पना थी जिसकी कल्पना राज्य बनने के लिए लोगों ने की, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, गोलियां खाई, मुजफ्फरनगर कांड हो गया। लेकिन आज भी वो व्यक्ति ठगा हुआ से क्यों महसूस कर रहा है? आज कर्णप्रयाग में इकट्ठे होने की जरूरत क्यों पड़ी? रतुड़ी जी ने केंद्रीय सरकार को संकल्पित करने के लिए, जागृत करने के लिए जंतर मंतर पर पहला आंदोलन किया और भारी संख्या में लोगों ने उस राजधानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल पर धरना दिया। और फिर उसके बाद देहरादून और उसी श्रृंखला में आज कर्णप्रयाग की धरती पर है। तो ये एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे समाज के चिंतन का विषय है कि गैरसैंण की राजधानी क्यों बनाया गया। मुझे विधानसभा से जुड़े होने के कारण इस मार्ग से मैं कई बार गुजरा हूँ, कई लोगों से संपर्क करते हुए मैं गैरसैंण पहुंचा। और वर्ष 2014 में गैरसैंण इंटर कॉलेज के प्रांगण में सबसे पहले टेंट लगाकर मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि विधानसभा का सत्र संपन्न कराया जाए। अगर आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जनमानस के आंदोलन को देखते हुए 1994 में कौशिक समिति का गठन किया। आश्चर्य है कि कौशिक समिति ने उत्तर प्रदेश में ये कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और उसकी पृथक राजधानी होनी चाहिए। और सन 92 में
पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल ने जब अन्य दलों के साथ मिलकर, मातृशक्ति के साथ मिलकर 157 दिन की हड़ताल चली, तब सरकार ने फिर ये निर्णय लिया कि एक पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाए। और जब राज्य गठन हो गया तो उसके बाद जो हमारी सरकारों ने एक दीक्षित आयोग का गठन किया 2000 में। उस दीक्षित आयोग ने, जिसे ये काम सौंपा गया था कि वो राजधानी बनाने की जगह स्थापित बताए कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि तब तक देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया। और शब्द महत्वपूर्ण है जो अभी भी अ से चल रहा है, अस्थायी राजधानी। और तब दीक्षित आयोग ने 8 वर्ष में 80 पन्ने लिखे। 8 वर्ष लगे 80 पन्ने लिखने में। और आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि उस 80 पृष्ठों को लिखने में जितनी उसने अपनी सामर्थ्य दिखाई, जितना उस पर धन का दुरुपयोग हुआ मेरी दृष्टि से, उस 80 पृष्ठ को लिखने में 2 महीने भी नहीं लगते। क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो ये कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत मेहनत की। आप पढ़िए उस रिपोर्ट, वो रिपोर्ट इंटरनेट पे उपलब्ध है। उन्होंने कह दिया, उन्होंने काशीपुर, देहरादून सब जगह के नाम ले लिए। और मैं सीमित करना चाहूँगा इस रिपोर्ट के बारे में कि उन्होंने गैरसैंण को कहा कि ये जोन 4-5 का पार्ट है, भूगर्भीय दृष्टि से यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। वो भूल गए। एक साधारण ज्योग्राफी का विद्यार्थी, भूगोल का विद्यार्थी भी जानता है कि जो जोन 4 स्टार्ट होता है मिडिल ईस्ट से शुरू होकर के गुजरात के कच्छ से लेकर के और जापान तक बैठ जाती है। तो ऐसे तो गुजरात में भी भूकंप आता है। और जितना बड़ा भूकंप गुजरात में भुज में आया वो शायद सबको याद होगा, ऐतिहासिक है। और गैरसैंण में कोई बड़ा भूकंप आया हो, मैं इतने वर्ष का हो गया, मेरी नॉलेज में तो नहीं। तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, कभी भी उत्तरकाशी में आ गया, कहीं भी आ सकता है। लेकिन सौभाग्य से गैरसैंण में नहीं आया। लेकिन दीक्षित जी को यह लगा कि भूकंपीय क्षेत्र है, जोन 4 में आता है, इसलिए भूकंप क्षेत्र होने से राजधानी का निर्माण गैरसैंण में उचित नहीं होगा। उन्होंने जो डिस्टेंस नापी देहरादून से नापी, देहरादून से गैरसैंण की डिस्टेंस जो है 257 किलोमीटर है। लेकिन उन्होंने कर्णप्रयाग से नहीं नापी, चौखोटिया से नहीं नापी, ऋषिकेश से भी नहीं नापी। रेलवे है तो ऋषिकेश भी है। तो इस तरह की रिपोर्ट बना करके उसको खारिज कर देना कि ये गैरसैंण राजधानी नहीं हो सकती, ये हम सब का दुर्भाग्य है। अगर दीक्षित आयोग ने लिख दिया होता कि गैरसैंण राजधानी होती, संभवतः 2008 में चिंतन शुरू हो गया होता कि राजधानी को गैरसैंण स्थानांतरित किया जाए, स्थायी बनाया जाए। उसके बाद 2014 में जो गैरसैंण में सत्र हुआ वो टेंट में हुआ। अब व्यवस्थाएं नहीं थी, माननीय विधायकों के लिए रहने के लिए टेंट बनाए गए, अधिकारी कर्मचारी बहुत परेशान हुए रहने के लिए। और जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो मैंने देखा था उस समय कि स्कूल लिए गए, प्राइमरी स्कूल, क्योंकि गैरसैंण में तो स्कूल ही नहीं है, इंटर कॉलेज ठीक नहीं है, बाथरूम ही नहीं थे उसमें लड़कियों के स्कूल में। आप कल्पना कर सकते हैं गैरसैंण शहर में पानी नहीं है, 4 टंकियां बड़े बड़े 10-10 हज़ार लीटर के तब पानी के टैंक मंगाए गए। जब जल संस्थान वाले उस टैंक को वापस ले जा रहे थे, मैंने कहा क्यों ले जा रहे हो भाई, पानी तो गैरसैंण की जनता में था ही नहीं, रहने दो इन टैंकों को यहाँ। तो इंटर कॉलेज से लेकर के आपके 8 बदरी तक व्यवस्थाएं की गई। कर्णप्रयाग में भी होटल लिए गए और लंगासू तक लिए गए, जो कालेश्वर में गढ़वाल मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस है। उन व्यवस्थाओं के बाद भी 2014, 2015, 2016, 2017 संभवतः नहीं हुआ, या 2018-20 तक, मैं 2020 में रिटायर हुआ, तब तक का मुझे इतिहास पता है। 2024 का मुझे पता है कि बीच में एक सत्र हुआ है। तो विधानसभा के सत्र जब भवन बनना शुरू हुआ, विजय बोगड़ा जी तब वो कांग्रेस में थे, उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक कराई। कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ कि गैरसैंण में एक कैबिनेट बैठक हो। उसी के बाद प्रारंभ हुआ गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का। और उसी बीच में भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण शुरू हुआ 2014 के पश्चात। और भराड़ीसैंण में
अगर आप भूमि की दृष्टि से देखें 498 एकड़ भूमि सरकार के पास उपलब्ध है। 498 एकड़। देहरादून में अगर आप टॉर्च लेके निकले, सोलर एनर्जी लेके निकले, इसरो का सैटेलाइट निकाल दें, तो सरकार के पास 98 एकड़ जगह एक जगह पे नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है कि गैरसैंण में 498 एकड़ जमीन भराड़ीसैंण में उपलब्ध है। और हम कल्पना करते हैं कि देहरादून में राजधानी होनी चाहिए। जिस देहरादून में रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड बनानी पड़ रही है, जब राज्य बना तो 200 करोड़ रुपए राजधानी बनाने के लिए दिया गया। जिस विधानसभा भवन में मैं बैठता था वो एक सीडीओ का दफ्तर है। आपको बता दूं, सीडीओ का दफ्तर की कल्पना आप कर सकते हैं कि विधानसभा भवन में बदल दिया गया। सचिवालय डाइट का स्कूल था, जहां सचिवालय, और 200 करोड़ के बाद 450 करोड़ रुपए एक सीवर लाइन के बिछाने पर, दूसरी बात 400 करोड़ सीवर लाइन बिछाने पर, पानी की वहां जितनी नहरें थी अंग्रेजों के जमाने में, ईस्ट कैनाल, वेस्ट कैनाल, नॉर्थ कैनाल, सब जमीन के अंदर दबा दी गई। उसी पे आज आपका ईसी रोड है, उसी पे आपका जनरल महादेव सिंह रोड है, जिनके के नीचे जो नेचुरल नहरें बहती थी वो काल कवलित हो चुकी हैं, उसके नीचे बहती है। इस तरह से उस राजधानी की कल्पना की गई है, इस तरह से उसका विकास किया गया है। ISBT नया बना, विधायक हॉस्टल नए बने, विधानसभा भवन में और कॉम्प्लेक्स बनाए गए, सचिवालय में नया बिल्डिंग जोड़ी गई। तो उसके खर्चे का अगर आप निकालें तो हजारों करोड़ में आता है। आज जो बात की जाती है कि गैरसैंण को अगर राजधानी बनाया जाएगा तो वहाँ कुछ नहीं। मैं भी मानता हूँ कि गैरसैंण में कई अभी समस्याएं हैं, लेकिन माननीय विधायकों को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को, मंत्रीगणों को, अधिकारियों को कोई कष्ट नहीं है। मैं आपको, क्योंकि मैं और 190 कैपेसिटी का एक हॉस्टल अलग, डॉर्मेट्री हॉस्टल, इसके अलावा VIP के 15 कक्ष फुल फ्लैश है, जिसमें कि पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, AC लगे, वो लगे हुए, हीटर वीटर सब है, कोई दिक्कत नहीं। और MLA के जो कक्ष है उनमें 2-2 कक्ष है। ये सर्वसाधारण को जानना आवश्यक है कि जिससे कि ये मैसेज जा सके कि जो ये कहते हैं कि गैरसैंण में रहने की व्यवस्थाएं पूरी, पुलिस ने अपना एक एस्टेब्लिशमेंट अलग बना लिया। तो जो व्यवस्थाएं हम पहले होटलों में करते थे, जो हम स्कूलों में करते थे, वो व्यवस्थाएं अब खाली हो चुकी हैं। अगर आवश्यकता हो तो उनका उपयोग सप्लीमेंट्री के रूप में किया जाए। अब सवाल यह है कि गैरसैंण में कमी क्या है। गैरसैंण में आपको आश्चर्य होगा कि विधानसभा भवन में 3 जगह से इलेक्ट्रिक सप्लाई है। रामनगर से भी आती है, जो आपकी नॉर्मल रूट है, इस सिमली से आती है, जो पावर सप्लाई है, इससे भी आती है। 3 जगह से पावर लाइन से जुड़ा हुआ है। वाटर सप्लाई, जो आपका पशु प्रसाधन केंद्र था एक, वहाँ इंडो जर्मन प्रोजेक्ट, इटालियन प्रोजेक्ट था, वहाँ पे एक 8 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो ग्रेविटी बेस्ड है, यानी उस पर पंप नहीं चलाना पड़ता, अपने आप पानी फ्लो करता है। उसको सुदृढ़ करने के लिए हमने भराड़ीसैंण के लिए उतनी ही कैपेसिटी का और उसको बढ़ाया है। और आज की डेट में भराड़ीसैंण में आपको आश्चर्य होगा, पानी पीने वाला नहीं है, लेकिन 2 लाख लीटर कैपेसिटी का वाटर टैंक, जो शायद आपके कर्णप्रयाग में भी नहीं है। तो भराड़ीसैंण में हमने 2 लाख लीटर का पानी का टैंक स्थापित किया। आप उसकी बिजली की सप्लाई 3 जगह से इसलिए जाती नहीं। उसके बाद कहना कि ठंड लगती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया, कनाडा से लेके, बांग्लादेश से लेके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप पूरा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अफ्रीका भी गए। कनाडा की राजधानी जो है उसमें गर्मियों में भी आप बाहर नहीं निकल सकते। जब मैं गया था तो पार्लियामेंट के आगे बर्फ जमी हुई थी, और पार्लियामेंट के आगे एक झील है पानी की बड़ी भारी, उसमें भी बर्फ जमी हुई थी, तो स्पोर्ट्स हो रहे थे। ब्रिटेन का हाल ये है कि मैं लंदन जाता रहता हूँ, मेरी बिटिया रहती है। ब्रिटेन में बिना छाते के आप चल नहीं सकते। आसमान में हर बार बादल ही रहते हैं सुबह शाम की, जो लोग गए होंगे देखा होगा।
ऐसी तो ब्रिटेन की राजधानी, अंग्रेज वहां से भागे नहीं। और हम लोगों को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है। अगर हम पर्वतीय प्रदेश में पैदा हुए हैं तो ठंड लगने का ये शब्द ही औचित्यपूर्ण नहीं है, अनौचित्यपूर्ण है। मैं तो ऐसी जगह पढ़ा हूँ, तलवाड़ी में पढ़ा हूँ जहाँ जोग भी थी और बर्फ भी गिरती थी। बीरोखाल में पढ़ा हूँ, बर्फ पड़ती थी। घुमेटीधार में पढ़ा हूँ, बर्फ पड़ती थी। लेकिन हमारे जीवन में कभी बर्फ ने कष्ट नहीं दिया, और जो यहाँ पैदा हुआ होगा उसको कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। जो नंदा शहर रहता होगा, जो बांध बुरासों के बीच में रहता होगा, उसको इन चीज़ों से कभी दर्द नहीं होता जितना हम लोगों को हो रहा है। तो ये मानसिकता जो है, इसको बदलने की आवश्यकता है। और उसका समाधान केवल रतुड़ी जी को ही नहीं लगता। जो समझदार है, जो संवेदनशील है, जो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के, मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता हूँ, लेकिन भावना जो है, जो एक जनमानस का विषय है, वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर है। उसमें ना बीजेपी है, ना यूकेपी है, ना कोई, क्योंकि सभी ने राजधानी उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए अपना योगदान दिया। क्या उत्तराखंड के क्रांति दल के आंदोलन को आप भूल सकते हैं? उसके योगदान को कम मांग सकते हैं? कांग्रेस ने नहीं दिया क्या? बीजेपी ने नहीं किया? सबने अपना योगदान दिया है। उससे ऊपर उठ करके आवश्यकता है गाली देने के लिए, तो हम किसी भी दल को गाली दे सकते हैं। लेकिन क्यों मैं विधानसभा का रहा हूँ, मेरे सारे माननीय सदस्य, चाहे वो आज के हैं, चाहे वो भूतपूर्व शब्द से सुशोभित है, वो मेरे लिए मान्यवर है। क्योंकि हमारे संस्कारों में विधानसभा की यह है कि जो पुराना सदस्य है चाहे नया सदस्य, समकक्षी, उसका सम्मान उतना ही है। इसलिए मेरे मुंह से अगर आप अपेक्षा करें कि मैं किसी विधायक को गाली दे दूँ, संभव नहीं, क्योंकि मेरी मानसिकता में नहीं है, मेरे वो जो मेरा ग्रोथ हुई है जिस सिस्टम में, उसमें नहीं। लेकिन अपेक्षा अवश्य होती है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री रहा हो। मैंने अपेक्षा ये की है कि विकास एक मुख्य धारा का विषय होना चाहिए, और उसमें बच्चों की शिक्षा। आज केदारनाथ में हाथ टूट गया, आपदा आ गई, अगर आज हड्डी टूट जाए और स्टील रॉड को एडवाइस करते डॉक्टर यहाँ, तो कहाँ लगाएंगे? जाना तो जरूर नहीं पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज तो श्रीनगर में भी है, हड्डी स्टील की रॉड वहाँ भी नहीं लगती शायद। और अगर रेफरेंस सेंटर बन गया अस्पताल, शिमली का जो ये अस्पताल बना आपका, मुझे याद है, इसके लिए मैं गुरु जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं हो रहा था। तो जो शिमली में जो नया अस्पताल बना है, एक दिन मैं सर वो आपके रतुड़ी राकेश शर्मा एक दिन हेलीकॉप्टर से भराड़ीसैंण आया, भराड़ीसैंण से वापस लौटे थे। मैं गुरु जी ने मुझसे कहा जरा इनसे जरा छेड़ दो रहा। मैंने छेड़ा तो बोले कि नहीं, मैं धरासूर ये जो आपका कालेश्वर है, इसमें एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहा था, तो स्वीकार नहीं किया। यहाँ शिमली में हॉस्पिटल दे देते, तो उस समय शिमली में हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ। तो विधायक प्रयास तो करता है, कई बार सफल नहीं होता है, कई बार उसकी असफलताएं, उसकी सीमाएं, उसका चिंतन, उसकी कार्य प्रणाली, कई तत्व ऐसे हैं जिन पर विधायक की सफलता निर्भर करती है। अनिल नौटियाल जी शांत स्वभाव के, सुरेंद्र सिंह नेगी जी शांत स्वभाव के, और मैं गुरु जी भी शांत स्वभाव के। तो ये इसके पानी का असर है कि शांत स्वभाव, सौम्यता, इन चाहे वो किसी भी दल का विधायक रहा हो, उसका एक अंग है। नहीं तो आप राजनीतिक विचारधारा के नहीं है ना भी, आप स्वतंत्र हैं। जिस दिन आपकी राजनीतिक विचारधारा होगी, आपकी सीमाओं पे परिधि बांध दी जाएगी, और तब पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला 2 पाई आर जो परिधि होती है वो आप पे भी लागू होगी। तो 2 पाई आर से भी आप बंधे नहीं हैं। मैथमेटिक्स का विद्यार्थी इसलिए आपको 2 पाई आर का संज्ञान दिला रहा हूँ, अन्यथा नहीं लीजिएगा, माफी चाहूँगा। तो मेरा कहना यह है कि गैरसैंण की संकल्पना इसलिए है, और आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की वहाँ पे आवश्यकता है। और जिला प्रशासन जो व्यवस्थाएं करता है, उसका भी एक हवाला दे दो। पुलिस वाले भाई यहाँ खड़े हैं, 1500 पुलिस वालों की व्यवस्था करनी होती है। लैंसडाउन से भी एसडीएम आता है, आपका जितने एसडीएम हैं सारे आसपास के सब बुला लिए जाते हैं व्यवस्थाओं के लिए, किसको रोकने के लिए पब्लिक ना आ जाए। इतने आक्रांत हम जनमानस से हो चुके हैं कि जितनी संख्या आंदोलनकारियों की होती है उससे अधिक पुलिस की। और ये जबकि पहाड़ का व्यक्ति एक डंडा भी नहीं लाता। हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं बिना डंडों के, उन्हें पता है कि ये निराश्रयी प्राणी है, निराश्रित जैसे हैं,
इनमें इतना आत्मबल तो है कि कभी भी उग्र हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था इन्हें भी पता है कि शालीनता इनका अंग है, वस्त्र है। तो ये व्यवस्था भी जिला प्रशासन उसी दृष्टि से करता है कि कोई भी आंदोलन हो, ये सब भी जानते हैं कि इनमें उग्रता तभी आती है जबकि कोई एक ऐसी घटना घट जाए जो अनावश्यक हो, जिसकी कल्पना न की गई। तो मेरा कहना यही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए देहरादून में जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसकी धारक क्षमता है, वो उसको पार कर चुकी है और धारक क्षमता उसकी है ही नहीं। पानी के इतने ट्यूबवेल लग चुके हैं कि मानक जो जल संस्थान वाले होंगे कर्मचारी, मानक है कि 100 मीटर से ज़्यादा दूरी पर दूसरा पंप नहीं लग सकता। मैं आपको 50 मीटर पर हैंडपम्प दिखा दूंगा, आप खुद देख लीजिए, हर मोहल्ले में पंप है। तो जो पानी की वाटर लेवल है वो इतने नीचे चले जाता है कि गर्मियों में कम हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि गैरसैंण में अगर विकास करना है तो उसे एक जनपद बना दिया जाए, जिससे कि जिला स्तर की जितनी व्यवस्थाएं हो वहाँ पे हो सके। वहाँ पे आप एक मेडिकल कॉलेज बनाइए, तब तक नहीं बनता 200 बेड का हॉस्पिटल बना दीजिए फुल कैपेसिटी का, जिसमें पैथोलॉजिस्ट भी बैठता हो, हार्ट का बैठता हो, सब बैठता हो। तो ये जो वैन आती है VIP के लिए वो ना आए। इसके अलावा आप वहाँ पे कई सेंटर बना सकते हैं। NIT खोल दीजिए, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का एक सेंटर बना दीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हमने सेंटर बनाने शुरू कर दिया, कुमाऊं बन चुका, एक तो इधर भी बना दीजिए कहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का। इसकी जो जितनी रोड है चौकटिया से हो ये हो, उनको कनेक्ट कर दीजिए, उनको स्ट्रेंथन कर दीजिए। इस सब के लिए गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा है जो कि सबसे आवश्यक है और उसके लिए प्रत्येक जनमानस की संवेदना का, सबकी भावनाओं का। विनोद रतूड़ी जी इसीलिए मैदान में नहीं कूदे, इसमें एक सोच के साथ पूछे, उनका कोई राजनीतिक चिंतन नहीं है, उनकी विचारधारा एक निष्पक्ष है, निर्विवादित है, इसलिए मैं उनके साथ आ जाता हूँ। अगर यही राजनीतिक मंच होता तो संभवतः मैं भाग न ले पाता, तब क्योंकि पार्टी का 2 पाई आर नहीं है। तो मैं आप सबको सारी जनमानस से ये कहूँगा कि आप इस संदेश को दूर दूर तक पहुँचाएँ, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, उतना ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा जिससे पलायन का जो तथाकथित का जिसे कह रहे हैं कि गाँव में घोस्ट गाँव पैदा हो गए। कभी भूत गाँव की कल्पना हमने की? भूत शब्द ही अपने आप में एक दुखदायी शब्द है। तो मैं आप सबसे यही कामना करता हूँ, मेरी यही प्रार्थना है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रतूड़ी जी का जो संकल्प है, जो विचार है, वो दूर दूर तक जाए और आप लोग संकल्पित होकर के गैरसैंण की राजधानी बनाएं। एक बार मैं आप सबको श्रीमती पार्वती देवी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्थायी राजधानी, स्थायी राजधानी, स्थायी राजधानी। तो मैं आज समस्त यहाँ पर सम्मानित मंचासीन, यहाँ पर आए हुए समस्त बहनें, नवयुवक भाई, बुजुर्ग, सबका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और सबका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। मैं सबसे पहले अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी और मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, विद्यालय है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है और जो हमारे पढ़े लिखे युवक हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमें इस बात का बहुत दुख होता है कि बेरोजगारी बहुत फैल गई है। और जो हमारा आज मैं बधाई देती हूँ, आज हमारे 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, तो मैं सबको आज के दिन की बधाई देती हूँ और सबको धन्यवाद करती हूँ जो लोग आगे इस राजधानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ और सबसे निवेदन करती हूँ कि इन लोगों का हमें सहयोग देना चाहिए। जो हमारी राजधानी, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और ज़्यादा न कहते हुए यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल बेरोजगारी की बात की। अगर राजधानी गैरसैंण होती,
अधिकारी नेता यहाँ पर रहते तो यहाँ की जो खेती है वो बर्बाद नहीं होती, खेती के लिए नीतियाँ बनती, खेती आबाद होती, युवाओं को तमाम जो नगदी फसलें हैं उनकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता और नीतियों के अभाव में यहाँ की खेती बर्बाद नहीं होती। इसी क्रम में जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इस क्षेत्र में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अग्रणी पंक्ति के आप आंदोलनकारी रहे हमारे बीच। लेकिन जब उत्तराखंड की बात आई तो हमें वो पीड़ा लगी कि कैसे कैसे करके हम ये राज्य लिया है, इसलिए आज इसके नाम पे सम्मान ले लेते हैं। मित्रों, कल हमने सम्मान लिया, अभी आप ऋषिकेश की हालत देखे, जहाँ पे ये शराब का ठेका है वहाँ पे लठ बजा रही पुलिस लेडीज का भी अभी गिनी हुई है। ऐसा उत्तराखंड। और वो उस दिन जब यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ रहे हों और हमारी माताएं बहनें जो आंदोलन कर रही है उस पर लठ बजाए जा रहे, जबरदस्ती उनका धरना तोड़ा जा रहा हो, ऐसा उत्तराखंड। ऐसे टाइम पे प्रधानमंत्री जी का आना, धामी सरकार की पुलिस लठबाजी करना, ऐसा उत्तराखंड हमने नहीं माना था। कल मैं बोल रहा था, हमारे श्रीमान जो XIS है रतौड़ी साहब, वो भी ब्लॉक में आए थे। मेरे मन में एक पीड़ा हुई थी कि हमको अब आंदोलन की इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने बोला था सबके सामने कि श्रीमान रतौड़ी जी गैरसैंण राजधानी के नाम पर जरूर संघर्ष करेंगे और हम सबको उनका साथ देना पड़ेगा, राजधानी बन जाएगी। अभी मेरे पूर्व वक्ता शायद शासन में रहे हों, वो शासन की कैसे हिलता है, कैसे चलता है, कैसे होता है, हमारे विधायकों की भी बात कर रहे थे। ये दुर्भाग्य हमारा चमोली जनपद के हमारे जितने भी विधायक रहे सब शांत वातावरण के रहे, शांत लोग रहे। इनको हरक सिंह जैसा होना चाहिए था, इसको उमेश कुमार की तरफ होना चाहिए था। आज उमेश कुमार देखो, आप परसों जो विधानसभा में बात हुई, सारा हरिद्वार एक हो गया, सारा हरिद्वार कह रहे कि हमको नहीं चाहिए उत्तराखंड, हम नहीं पहाड़ में जाएंगे, हमको तो राजधानी, अस्थायी राजधानी हरिद्वार की बात कर रहे हैं। और हमारा इतना पुराना मामला, इतनी पुरानी बात है, तब भी हमको विश्वास नहीं था कि हमको सचमुच उत्तराखंड मिलेगा, लेकिन जी जान शहादत दी उत्तराखंड मिलेगा। कैसे राजधानी नहीं मिलेगी? हम आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि ऐसा नहीं मिलता, राजधानी मिलना आसान नहीं है। आसान होता, आज अगर राजधानी की बात करें, आप करें वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोल, वहाँ पे नर्सिंग को फैल के लिए उसका साथ देना पड़ेगा, वरना जो ये मुंह बंद वाले हमारे विधायक है ना, जो विधायक विधानसभा में उत्तराखंड राजधानी की बात न कर पाए हो और अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि राजधानी होनी चाहिए, जहां उनको हमने भेजा है कि यहाँ बात करो राजधानी की, वहां नहीं करते हो। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा बहुत शोचनीय विषय है। हमको सीधे साधे लोगों के हिसाब पे आज राजधानी का मुद्दा भी भटकाया जा रहा है। इस बात पे बिल्कुल भी हम सहमति नहीं देते। हम जब तक हैं लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन राजधानी के मामले में गैरसैंण की बात कतई नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी सरकार तक आवाज नहीं पहुंच पाई है। धामी जी व्यस्त है देहरादून में, आपकी आवाज तो भी गौचर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो देहरादून तक कैसे पहुंचेगा? गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए कि होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, सवाल है क्यों होनी चाहिए? पहाड़ को बचाने के लिए। उत्तराखंड के लिए यही मांग की थी, यही कह रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? पलायन के दर्द से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कह रहे हैं गैरसैंण स्थायी राजधानी होगी तभी होगी। आज हमारा जो उत्तराखंड है, क्योंकि 2004 में बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी जो थे वो शहीद हो गए, गैरसैंण की मांग को करते करते स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। तब उत्तराखंड अपने शिशु काल में था, अब उत्तराखंड जवान लड़का हो चुका है।
कहते हैं जब लड़का जवान हो जाता है तो उसे खुद से कमाना चाहिए, खुद से खाना चाहिए, है कि नहीं? सुना है ये लड़का भी कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज किसने किया भाई? यकीन मानिए इस पूरी चीजों में कहीं ना कहीं गुनहगार आप भी हैं, जनता भी गुनहगार है। जैसा आप नेता चुनेंगे, जैसे क्लास का मॉनिटर आप चुनेंगे, मैं किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा। मेरे लिए बीजेपी विषय नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस विषय नहीं है, मेरे लिए उत्तराखंड क्रांति दल विषय नहीं है। मेरे लिए विषय यह है जो उत्तराखंड की बात करेगा वो उत्तराखंड पर राज करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये पीड़ा है कि नहीं आपके मन में? अब आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। 25 साल का उत्तराखंड हो गया, बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी भी चले गए, हमारे 42 आंदोलनकारी जो है वो शहीद हो गए उत्तराखंड के लिए, लेकिन तब भी हमारी आंखें बंद थी। हमने ये कहा कि भाई हमारे घर का शहीद थोड़ी ना हुआ है, ये तो फलाने गांव का था, वो तो तल्या मुल्क का था, मल्या मुल्क का था, गढ़वाली था, कुमाऊनी था, जौनसारी था। सबसे बड़ी बात, हमको एकजुट होना होगा, एकजुट होना होगा। अगर बात जायज है तो उसे ढंग से रखनी पड़ेगी, सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है आप। धामी कैबिनेट जो है वो 7 मंत्रियों में खत्म हो जाती है, धामी को मिलाकर। उससे बड़ी कैबिनेट है। धामी को धामी बनाने वाले, हरीश रावत को हरीश रावत बनाने वाले, त्रिवेंद्र रावत को त्रिवेंद्र रावत बनाने वाले, एनडी तिवारी को एनडी तिवारी बनाने वाले आप लोग हैं। आपने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया ताकि वो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की बात करें, लेकिन दर्द होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मैं भी इंटरव्यू कर रहा था, मैंने पूछा कि भाई गैरसैंण जरूरी क्यों है? कहा भाई शिक्षा, स्कूल के स्कूल खाली हो गए, स्कूल खुले हैं तो स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। मैं देख रहा था सिमली में बेस अस्पताल की मांग कर रहे हैं आप लोग। भाई सिमली में बेस अस्पताल क्यों चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? भाई मेरे लिए है देहरादून में, मैं करा लूंगा इलाज, लेकिन पहाड़ में भी घर है, पीड़ा होती है। अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए? ये सवाल जरा नेताओं से पूछिएगा, मंत्रियों से पूछिएगा, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको नहीं चाहिए, क्योंकि जो विधानसभा है उस विधानसभा में प्रस्ताव पास होता है कि भाई जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उनके परिवार वो अपना इलाज विदेशों में करवा सकते हैं, विदेशों में इलाज करवा सकते हैं, यानी उन्हें जरूरत नहीं है। उनके घर में कोई बच्चा नहीं रो रहा है कि माँ दूध पिलाए, आपके घर में रो रहा है बच्चा। उनके पास व्यवस्थाएं हैं, उनके पास सुविधाएं हैं। शायद वो दर्द आपका नहीं देख पा रहे, या मैं कहूंगा आप शायद अपना दर्द नहीं पहुंचा पा रहे। शिक्षा की बात पे आते हैं। कितने नेता आपके यहां से, कौन है विधायक, कौन है, कौन है? नहीं आई आवाज? नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। कुछ अनिल लोटियाल जी सुन रहा हूं मैं। अनिल लोटियाल जी, अच्छा 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 अच्छा। उनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरा मकसद अनिल लोटियाल जी सवाल नहीं है, मेरा मकसद ये हर एक विधायक से है, हर 70 विधायक से है पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों। वो अपने बच्चों को दून इंटरनेशनल में पढ़ा रहे हैं, सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वहां पे मशहूर स्कूलों में। तो भाई उनको जरूरत नहीं है, जरूरत आपकी है ना, आप निकल कर आएंगे। कहा जाता है कि जो प्यासा है वो कुएं की तरफ जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आता है। तो सरकारें अपने को कुआं मान रही है। शिक्षा की स्थिति में मैंने बात की, अब मैं पलायन पे बात करता हूं। पलायन आयोग बनता है पौड़ी में। पलायन आयोग का जो मकसद था कि भाई पलायन रुके, उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है पहाड़ों से, वो पलायन रुके, यही था कि नहीं था? बड़े शांत हो गए भाई, बहुत सीरियस बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। इतनी सीरियस बात ही करता तो 25 साल पे सरकारें सुन लेती शायद।
भाई पलायन आयोग जो है वो पलायन होकर देहरादून आ गया, दफ्तर क्या पलायन हो गया। यानी पलायन आयोग जो बना हमारी आपकी पीड़ा के लिए, पलायन को रोकने के लिए, उसका खुद का पलायन हो गया, वो पलायन आयोग खुद देहरादून आ गया। समझिए, इस बात को समझिएगा, और हर किसी को समझना पड़ेगा, जितने व्यापारी हैं इनको भी समझना पड़ेगा ये कि लड़ाई जो है ये XIS रतूड़ी साहब की नहीं है, ये हमारे तमाम गणमान्य लोगों की नहीं है, ये लड़ाई किसी पत्रकार की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई 1 करोड़ 40 लाख उत्तराखंडियों की होनी चाहिए। दो सांसदों से सफर तय करने वाली भाजपा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बोला संसद में, देश की संसद में, कि कांग्रेस की पार्टी ने जब उनका माखौल उड़ाया, उन्होंने कहा कि भाई हम कहते हैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, भाई लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं है आपका, सब उत्तराखंडी ही बह रहना चाहता। कांग्रेस ने जब माखौल उड़ाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई ये दो सांसद वाली पार्टी जो है ना, एक दिन ये आपको एक दिन उस पोजीशन में दिखाई देगी, आज आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फिर आप याद करेंगे। और बीजेपी इस लेवल पे पहुंची 2 सांसद से, तो ये मत सोचिएगा कि आपकी लड़ाई कमजोर है, कि 2 या 4 या 10 या 20 50 लोग बैठे हैं। ये मैसेज पूरे उत्तराखंड में जा रहा होगा, ये मैसेज पूरे उत्तराखंड में जा रहा होगा कि ये चीजें, खैर और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमने पलायन की बातें की। मैं भाई साहब सुन रहा था, बड़ी सीरियस बातें कर रहे थे, दीक्षित आयोग, शायद बहुत को समझ आए। भाई साहब मैं दीक्षित आयोग की बात कर रहे थे, अब दीक्षित आयोग क्या थी? वो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट कि राजधानी गैरसैंण नहीं होनी चाहिए, गैरसैंण होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसी बात का आता है। हाँ, कौशिक आयोग ने कहा, जिसको हम गाली देते हैं अक्सर, हाँ हम कहते हैं कि उत्तराखंड बनने से पहले कौशिक आयोग ने कहा, कौशिक आयोग तैयार था, दीक्षित आयोग बनी उत्तराखंड बनने के बाद 2000, यानी दीक्षित आयोग जो उत्तराखंड बनने के बाद आया कि 2008 में गैरसैंण में भूकंप आ सकता है। भाई 25 सालों में, देखिए सरकार के अंदर तो भूकंप नहीं आता है, कह रहे कि 25 सालों में गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई। 2008 में राजधानी की जब बात चली तो दीक्षित आयोग ने कहा कि भाई गैरसैंण में राजधानी नहीं बन सकती क्योंकि भूकंप है ना, सेंसिटिव जोन है, भूकंप आ सकता है वहां पर। ठंड तो अलग बात है भाई, ठंड पे नहीं जाऊंगा, भूकंप पे आता हूँ पहले मैं सेंसिटिव जोन पे आता हूँ, मैं भूकंप का एक खतरा है। भाई आपको पता है डिजास्टर, हम ना एक आपदा प्रभावित राज्य है, संभावित राज्य है, आपदाएं हमारे आती है और पहाड़ी मजबूत है, आपदाओं को झेलना जानता है, बहुत आपदाएं झेल ली हमने 25 सालों में। और देहरादून में आता हूं मैं, देहरादून में जो डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो बिल्डिंग है ना, वो शानदार बिल्डिंग है, गूगल करिएगा उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च कीजिएगा, वो खुद डिजास्टर में बना हुआ है, ये सरकार को नहीं दिखता। IT पार्क जो है वो हमेशा नदी नालों में तब्दील हो जाता है, जब बाढ़ आती है तो देखिए क्या हालत होती है। और जिस विभाग की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन की है वो खुद आपदाग्रस्त क्षेत्र में बना हुआ है। दूसरी बात, मैंने जब बात शुरू करी 25 साल के लड़के से, भाई ये कर्ज में क्यों डूबा हुआ है, बहुत सारे सवाल है। इतना छोटा सा राज्य है, साल 2000 में 3 राज्य बने, एक उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। 2 बाकी जो राज्य है छत्तीसगढ़ और झारखंड, वहां की स्थायी राजधानी है। साथ में उत्तराखंड बना, वहां भी रिकॉर्ड बना, वहां स्थायी राजधानी नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं टेम्परेरी कैपिटल। भाई टेम्परेरी क्या होता है भाई, क्या होता है टेम्परेरी? 25 साल बाद भी आप अस्थायी राजधानी कह रहे हैं, 25 साल में भी आप स्थायी राजधानी नहीं दे पाए, सिवाय एक चीज का रिकॉर्ड आपका बना है, 1 दर्जन मुख्यमंत्री देने का। 1 दर्जन मुख्यमंत्री आपने ला दिए इस राज्य में, और 1 दर्जन मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री नहीं होते, उनकी पेंशन, सारी व्यवस्थाएं वो हमारे आपके टैक्स से ही हो रही है, आप समझिएगा।
ये व्यापारी भाई जो बैठे हैं, आप बैठे हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे से भुगतान हो रहा है। मुख्यमंत्रियों की गिनती बढ़ाना यानी वो बोझ आपके ऊपर भी डालना, राज्य के ऊपर एक बोझ है। आप ना एक स्थायी सरकार दे पा रहे हैं, ना स्थायी राजधानी दे पा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं। एक कल्चर बढ़ चला है। सुना है कि पिछले दिनों पुष्कर सिंह धामी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाया। केवल एनडी तिवारी थे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 साल पूरे किए। अब केवल धामी जी जो है उन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन इस रिकॉर्ड से के पीछे उत्तराखंड को क्या मिला, ये सवाल आज भी अगर हम पूछ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। 25 साल बाद भी अगर हम ये पूछ रहे हैं, अगर चौखटिया से आंदोलन चल रहा है, पद यात्रा चल रही है, अगर महिलाएं प्रसव पीड़ा में दम तोड़ देती हैं, तो ये सवाल आज भी अगर जनता पूछ रही है और आप उसका भी समाधान नहीं कर पाए हैं, सिवाय इस सवाल के कि विधायक अपना इलाज, मंत्री अपना इलाज विदेशों में कहीं भी करा सकते हैं। शिक्षा को लेकर मैंने जो बात कही, आप देख लीजिए, तमाम जो बच्चे हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर सड़कों पे भटक रहे हैं। एलटी के टीचर, डीएलएड के टीचर सड़कों पर है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। पहले तो एग्जाम देते हैं, आप कहते हैं रोजगार की बात करते हैं। भाई पेपर लीक हो जा रहा है भाई, क्या? हाँ, सबने लूटा बारी बारी, सबने लूटा बारी बारी। अब किसको कहें सगा भाई, अब तुम कर लो तैयारी। ये उत्तराखंड में चल रहा है। सवाल बहुत है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये गैरसैंण जो है, ये गैरसैंण केवल शब्द नहीं है, हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। और जब आत्मा मर जाए ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। आत्मा मर गई फिर कुछ नहीं हो सकता। उस आत्मा को न मरने दे जो हमने पिछले 25 सालों में खोया, वो तो लौटकर हमें नहीं मिलेगा। बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अब हम उसके लिए